बिजली बिल जमा नहीं किया तो कटेगा कनेक्शन। उत्तराखंड के ऊर्जा सचिव को मिला मैसेज। मोबाइल में मैसेज भेजकर करते हैं ठगी। अकाउंट से आपकी रकम को लेते हैं हड़प। ऐसे लेकर विदेशी नागरिकों को बना रहे गढ़वाली आधार सेंटर पर चल रहे खेल का पर्दाफाश। एसटीएफ की गिरफ्त में 3 आरोपी। राष्ट्र विरोधी गतिविधियों के लिए किया गया था प्रयोग। देहरादून में हेलमेट न पहना तो आरटीओ में लगेगी 1 घंटे की क्लास। आरटीओ ने शुरू कर दिया है विशेष अभियान। काउंसलिंग के साथ 1 घंटे की लग रही क्लास। का निशंक के तहत लगाया गया पोष मेला और निशंक ने कहा आत्मनिर्भरता की ओर कदम बढ़ा रही हैं महिलाएं। ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं को स्वरोजगार के प्राप्त हो रहे अवसर। और रामनगर में लाइव स्ट्रीमिंग के जरिए बाघ पर रखी जा रही है नजर। पनोद नाले से मोहान तक वन विभाग की पैनी नजर। बाघ ने 4 लोगों को बनाया था अपना निवाला। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कनिका अरोड़ा और आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। तो बुलेटिन में रुक करेंगे उत्तराखंड की खबरों का। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में साइबर ठगों के हौसले बुलंद हैं और सरकारी विभाग के लोगों को ही अब ठगी के मैसेज भी भेजे जा रहे हैं। वहीं राज्य के ऊर्जा सचिव को बिजली कनेक्शन काटने का मैसेज मिला है। आपको बता दें कि ऊर्जा सचिव आर मीनाक्षी सुंदरम को साइबर ठगों की ओर से एक मैसेज आया है। इससे उन्हें बिल जमा न करने पर बिजली कनेक्शन काटने का मैसेज भेजा गया है। मेरे पास इससे पहले भी कंप्लेंट आया था। एक रिटायर्ड अधिकारी का कंप्लेंट आया था कि ऐसे फ्रॉड मैसेजेस भेजे जा रहे हैं। तो उसके बाद एमडी से कह कर के साइबर थाने में हमने मुकदमा दर्ज किया है। अब कल यही सेम मैसेज मेरे पास भी पहुंचा है और भेजने वाले को मालूम नहीं है कि ये ऊर्जा सचिव का नंबर है। तो हमने डीजीपी साहब से भी अनुरोध किया था कि जो इन्वेस्टिगेशन है उसको तेज़ी करें और उसके साथ साथ एमडी यूपीसीएल को कहा है कि आप अपील जारी करें। तो मैं उपभोक्ताओं से अपील जारी करता हूं कि जो यूपीसीएल के ड्यूज़ कलेक्शन करने का इस तरीके की कोई प्रक्रिया नहीं है कि आपको व्हाट्सएप में मैसेज भेजना और रात को 9:30 बजे बिजली काटे जाने की धमकी देना, ये यूपीसीएल की मैसेजेस नहीं है और प्लीज़ इस पर सतर्क रहें। उत्तराखंड के ऋषिकेश में पैसे लेकर फर्जीवाड़े से नेपाली और विदेशी नागरिकों को गढ़वाली निवासी बनाने वाला आधार सेंटर का एसटीएफ ने भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया है जो अवैध तरीके से बगैर किसी डॉक्यूमेंट प्रूफ के लोगों का आधार कार्ड, वोटर कार्ड, पैन कार्ड व अन्य पहचान पत्र बना रहे थे। एसटीएफ के आयुष अग्रवाल ने बताया कि एसटीएफ को सूचना मिली थी कि ऋषिकेश देहरादून स्थित एक जनसेवा संस्थान द्वारा रुपए लेकर फर्जी कागजों के आधार पर विदेशी नागरिकों को उत्तराखंड का निवासी बताकर के फर्जी आधार कार्ड के साथ अन्य महत्वपूर्ण दस्तावेज बनाए जा रहे थे जो कि किसी भी व्यक्ति द्वारा राष्ट्र विरोधी गतिविधियों के लिए प्रयोग किए जा सकते हैं। एसटीएफ ने सीएससी संचालक लक्ष्मण सिंह सोनी, बाबू सोनी और इसके साथ ही भरत सिंह को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि एसटीएफ मुख्य आरोपी लक्ष्मण सिंह सेनी से पूछताछ कर रही है कि अब तक कितने नेपाल, आपको बता दें कि मूल और अन्य लोगों के फर्जी दस्तावेजों के जरिए आधार कार्ड और वोटर आईडी कार्ड बनाए गए हैं। वहीं गिरफ्तार आरोपियों के पास से 640 ब्लैक प्लास्टिक कार्ड, 200 लैमिनेशन कवर, 28 वोटर कार्ड आईडी और इसके साथ ही 68 आधार कार्ड, 17 पैन कार्ड और 7 कई इलेक्ट्रॉनिक मशीन भी बरामद की गई हैं। शिकायतें मिल रही थी कि कुछ लोगों द्वारा, जो बाहरी लोग हैं, उनका फर्जी डॉक्यूमेंट्स बनाए जा रहे हैं जिसमें वोटर आईडी, आधार कार्ड आदि शामिल हैं। तो उन सूचनाओं पर कार्रवाई करते हुए कल एसटीएफ ने ऋषिकेश एरिया में एक सीएससी सेंटर पर रेड की थी, जहां से 3 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है और इनके कब्जे से कई सारे फर्जी आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड और आदि अन्य डॉक्यूमेंट्स भी प्राप्त हुए हैं। और इनसे जानकारी करने में पता चला है कि ये लोग फर्जी डॉक्यूमेंट्स के आधार पर लोगों को वोटर आईडी कार्ड और आधार कार्ड बनाकर देते थे। इसके एवज में इनसे 10 से 12 हज़ार रुपये लिए जाते थे।
देखिए, जो प्राइमा फेसाई मौके से जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया है, उनसे पूछताछ की जा रही है और इन्वेस्टिगेशन के दौरान उनसे पूछताछ में उनकी कॉल डिटेल्स आदि रिकॉर्ड्स से देखा जाएगा कि किन-किन लोगों से जुड़े हुए थे, कैसे वो ये पूरा गोरख धंधा संचालित कर रहे थे। तो इसमें जिन लोगों का भी इन्वॉल्वमेंट होगा, उन सभी लोगों पर कार्रवाई। देहरादून में बिना हेलमेट दोपहिया वाहन चलाने वाले चालकों से पुलिस सख्ती से निपटेगी और हेलमेट न पहनने वालों के खिलाफ आरटीओ ने विशेष अभियान शुरू कर दिया है। नियम तोड़ने पर आरटीओ कार्यालय में काउंसलिंग के साथ ही 1 घंटे की क्लास भी लग रही है। आरटीओ प्रवर्तन शैलेश तिवारी ने बताया कि हेलमेट पहने बिना दोपहिया चलाने वालों के खिलाफ टीमें कार्रवाई कर रही है और ऐसे वाहन चालकों की काउंसलिंग करवाई जा रही है। इसके साथ ही कार्यालय परिसर में बने कमरे में सड़क सुरक्षा से जुड़े वीडियो दिखाए जाएंगे। आरटीओ ने बताया कि बिना हेलमेट वाहन चलाने वाले करीब 5000 चालकों के चालान हुए हैं और दोपहिया चलाते समय सिर की सुरक्षा के लिए हेलमेट बेहद जरूरी है। इसे पहनकर सिर, आंख, होंठ, मुंह, कान और दांत को चोट लगने से बचाया जा सकता है। तक सही बोल रहे हो आप कि हेलमेट की समस्या बहुत ज़्यादा है। काफ़ी इम्प्रूवमेंट भी हुए हैं, बहुत सारे लोग हेलमेट पहन भी रहे हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बगैर हेलमेट के भी वाहन चला रहे हैं। खासकर स्कूली बच्चों का आपने बताया, ये मैं इससे सहमत हूँ कि ढेर सारे स्कूली बच्चे जो हैं हेलमेट तो उनके पास है लेकिन लगाते नहीं हैं, या कहीं गाड़ी के पीछे लगा लिया या कहीं हैंडल पे लटका कर रखा हुआ है। तो हेलमेट पहनना बहुत ज़रूरी है। ये क्या होता है कि हमारे जो सॉफ्ट पार्ट हैं बॉडी के, जो हेड का पार्ट है, उसको बचाता है। दुर्घटना होने के बाद पैर टूट जाए, हाथ टूट जाए, उससे जान नहीं जाती। लेकिन अगर सर पे चोट लग जाती है तो बहुत नुकसान हो जाता है, आदमी परमानेंटली अपंग भी बन जाता है, मृत्यु भी हो जाती है। इन सब को देखते हुए हमने ये एक कार्य योजना बनाया है। अभी मैं शुरुआत इसको कर रहा हूँ क्योंकि हमारे चालान तो रोज़ हो रहे हैं, हेलमेट पे कार्रवाई हमारी हो रही है, लेकिन मैं चाह रहा हूँ थोड़ा सा ऐसी कार्रवाई हो जिसका बहुत ज़्यादा प्रभाव हो, बहुत प्रभावी कार्रवाई होनी चाहिए इसमें। साथ साथ हम प्रचार प्रसार की बात भी। ऋषिकेश में उत्तराखंड आजीविका मिशन के तहत प्रतिज्ञा ग्राम संगठन के द्वारा पोष मेला लगाया गया। मेले में स्वयं सहायता समूह की महिलाओं द्वारा तरह तरह के स्टॉल लगाए गए और मेले में पहुंचे लोगों को उत्तराखंडी पकवान की महक भी लेने को मिली है। वहीं स्वयं सहायता समूह की महिलाओं ने स्टॉल में अचार, आलू केले के चिप्स के साथ अरसे उड़द की दाल के पकौड़े जैसे कई व्यंजन बना करके स्टॉल में लगाए हैं। आपको बता दें कि मेले में बतौर विशिष्ट अतिथि जिला पंचायत अध्यक्ष मधु चौहान शिरकत करने पहुंचे। वहीं मुख्य अतिथि हरिद्वार लोकसभा सांसद डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक पहुंचे। निशंक ने कहा कि उत्तराखंड में ग्रामीण आजीविका मिशन अंतर्गत महिला समूहों के द्वारा निर्मित वस्तुओं, इसके साथ ही सामग्रियों को बढ़ावा देकर हमें उनका उत्साहवर्धन करना चाहिए। समूहों से जुड़कर ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं को स्वरोजगार के अवसर प्राप्त हो रहे हैं। वहीं जिला पंचायत अध्यक्ष मधु चौहान ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाओं को स्वरोजगार से जोड़कर उन्हें आत्मनिर्भर बनाने को जिला पंचायत हर संभव मदद को तत्पर है। आपने देखा है कि कितना खूबसूरत ये कार्यक्रम है और हमारी इस जिले की पहली नागरिक, प्रथम नागरिक जिला पंचायत अध्यक्ष भी महिला हैं, मधु। उसके नेतृत्व में पूरा जिला बहुत अच्छी तरीके से, बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है और मुझे खुशी है कि आज इस जिला पंचायत की जो 11 ग्राम सभाएँ हैं, वो 11 जो समूह बने हैं, जो प्रतिज्ञा महिला ग्राम संगठन के तहत, उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर आज ये मेला लगाया है। ये रोजगार मेला है, स्वरोजगार मेला है। संगठन का जो ये सहायता समूह अपनी अपनी सहायता समूह क्या क्या कर सकते हैं, उसका एक भव्य मेला है। आपने देखा होगा, उसका आनंद भी लिया होगा। लेकिन मेरे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो टारगेट है, जो लक्ष्य है कि हर बहन मेरी लखपति बने, वो रास्ता है ये। खबरों में आगे बढ़ते हैं। अगली खबर रामनगर से है, जहां वन प्रभाग द्वारा लाइव तकनीक का उपयोग कर बाघ पर नजर रखी जा रही है। इस कार्य के लिए सीसीटीवी कैमरों का उपयोग किया जा रहा है। इसमें इंटरनेट और पावर बैंक की मदद से दूरदराज क्षेत्र में बिना मानवीय व्यवधान के बाघ की एक्टिविटीज पर लाइव स्ट्रीमिंग से मोबाइल ऐप के माध्यम से नजर रखी जा रही है। आपको बता दें कि अब लाइव स्ट्रीमिंग के जरिए
पनौद नाले से मोहान क्षेत्र तक आदखोर बने बाघ पर वन विभाग नजर रख रहा है। इसके लिए वन विभाग क्षेत्र में सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं जो पावर बैंक की मदद से चल रहा है और इसके साथ ही वाईफाई के जरिए सीसीटीवी का ऐप के माध्यम से भी मोबाइल से जोड़ा जाएगा। ये पहली बार है कि वन विभाग के डीएफओ कुंदन कुमार के निर्देशन में बाघ की गतिविधियों पर लाइव स्ट्रीमिंग के जरिए नजर रखी जा रही है। आपको बता दें कि बाघ द्वारा अब तक 4 लोगों को निवाला बनाया जा चुका है, जबकि 2 लोगों पर हमला कर उन्हें घायल कर दिया गया, जिसके बाद वन विभाग द्वारा बाघ को पकड़ने के लिए घटना व आसपास के क्षेत्र में लाइव स्ट्रीमिंग के जरिए नजर रखी जा रही है। नाम क्या है? पनौद नाले के समीप पे एक बाघ ने काफ़ी हद तक हंगामा काटा है, जिसमें कि 4 व्यक्ति की मृत्यु होने के उपरांत 2 लोग घायल भी हो चले हैं। और आप देख रहे हैं यही एक सामने पिंजरा लगा है और पिंजरे के समीप ही अभी 2 दिन पूर्व एक व्यक्ति नफीस नाम की व्यक्ति की डेथ बॉडी मिली है, जिसके उपरांत उस बाघ ने उसका अपना निवाला बनाया। आप देख रहे हैं रात और दिन किस तरीके से वन विभाग की टीम है लगी हुई है। डीएफओ कुंदन सिंह के कहे अनुसार जिस तरह टीम रात और दिन नई नई टेक्निक के द्वारा उसको रेस्क्यू करने के चक्कर में लगी पड़ी है, पिंजरे भी लगा पड़े हैं, मोबाइलों की टीम लगी पड़ी है, वहीं कैमरे लगा दिए गए हैं। आखिर कब तक होगा ये बाघ पिंजरे में कैद? खबरों में आगे बढ़ेंगे। अगली खबर मसूरी से है, जहां आपको बता दें कि केंद्र सरकार लगातार कोरोना की रोकथाम को लेकर के तैयारियों में जुटी हुई है, जिसको लेकर के अस्पतालों में कोविड का मॉक ड्रिल कराया गया है। मॉक ड्रिल का मकसद इक्विपमेंट, प्रोसेस और साथ ही मैन पावर से जुड़ी तैयारियों को परखना था। वहीं भारत सरकार कोरोना से लड़ने के लिए अपनी तैयारियों को पूरी तरह से दुरुस्त रखना चाहती है। इसको लेकर के स्वास्थ्य विभाग के डायरेक्टर डॉक्टर भारती राणा ने उप जिला चिकित्सालय का निरीक्षण किया, जहां पर उनको कुछ कमियां मिली, जिसको जल्द दूर करने के लिए सीएमएस को निर्देश भी दे दिए गए हैं। उन्होंने कहा है कि अस्पताल के पैरामेडिकल और साथ ही चतुर्थ श्रेणी के स्टाफ की भारी कमी है, जिसको लेकर के वह उच्च अधिकारियों को रिपोर्ट देंगे, जिससे अस्पताल में कर्मचारियों की कमी को दूर किया जा सके। उन्होंने ये भी बताया कि ऑक्सीजन प्लांट और साथ ही ऑक्सीजन मैनिफोल्ड सिस्टम का भी निरीक्षण किया, जिससे कि कोरोना के समय पर ऑक्सीजन की कमी ना हो पाए। उन्होंने ये भी कहा कि अस्पताल में नियुक्त सभी डॉक्टर्स और कर्मचारियों को एक बार फिर से ट्रेनिंग दी जा रही है, जिससे कि अगर कोरोना संक्रमण फैलता है तो उससे निपटने के लिए स्वास्थ्य विभाग की टीम पूरी तरीके से तैयार हो सके। कि हमें निर्देश मिले थे महानिदेशालय स्तर से, और जिसके क्रम में सारे कई निदेशकों को और अपर निदेशकों को जगह जगह प्लेस आवंटित करे थे। तो मुझे उप जिला चिकित्सालय मसूरी मिला है। बेसिकली इसका पर्पस ये है कि हम लोग ये देखें कि हॉस्पिटल क्या हमारा अगर ये वेव आती है तो क्या इसके लिए तैयारियां पूरी हैं। उसी से संबंधित आज यहाँ पे मैंने निरीक्षण किया है, और जैसे कि हम ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट देखे, और हमने जो मैनिफोल्ड सिस्टम था जो ऑक्सीजन को सप्लाई करता है, और हमारे बच्चों के लिए क्या तैयारी है, वो सारी चीज़ें अभी देखी हैं। जो भी मुझे छोटी मोटी कमियां नज़र आएंगी उसको हम पूरा करने के लिए इनको निर्देश देंगे, और स्टाफ की कमी जैसे बताई जा रही है उसके लिए भी हम महानिदेशालय में इसका फीडबैक देंगे। और डॉक्टर्स को ट्रेनिंग के लिए हमने बोला कि आप फिर से एक बार ट्रेंड होइए ताकि आप अपने स्टाफ को भी ट्रेन कर सको। और यह भी तैयारी बेसिकली देखना कि कितने हम लोग प्रिपेयर हैं, और मैं समझती हूँ इस तैयारी के बाद हम लोग इसको पूरा करेंगे। अगली खबर पौड़ी से है, जहां नोडल अधिकारी गोविंद पुजारी ने कोरोना के हालातों से निपटने के लिए जिला अस्पताल में व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया, ताकि कोरोना के हालातों से निपटा जा सके। इस दौरान नोडल अधिकारी ने जिला चिकित्सालय में मौजूद ऑक्सीजन कंसंट्रेटर समेत ऑक्सीजन प्लांट का भी निरीक्षण किया। निरीक्षण के बाद डॉक्टर पुजारी ने बताया कि अस्पताल में मौजूद सुविधाएं उन्हें कोरोना के मद्देनजर चाक चौबंद नजर आई है। उन्होंने बताया कि जहां ऑक्सीजन प्लांट सक्रिय अवस्था में है, तो वहीं 36 बेड की व्यवस्था कोरोना पेशेंट के लिए अस्पताल में की गई है। यानी कि एक बार जिस तरीके से हम देख रहे हैं कोरोना के मामले काफी तेजी से बढ़ते जा रहे हैं, ऐसे में अस्पतालों में अब क्या कुछ सुविधाएं हैं इसको लेकर के भी पूरी तरीके से अब जांच पड़ताल की जा रही है। साथ ही सरकार भी पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर नजर आ रही है कि किसी भी तरीके की कोई लापरवाही ना बरती जाए। पौड़ी से हम ये आपको खबर बता रहे हैं पूरी, जहां कोरोना के हालातों से निपटने के लिए जिला अस्पताल में व्यवस्थाओं का निरीक्षण लगातार किया जा रहा है।
ताकि कोरोना के हालातों से कैसे निपटा जा सके। और इस दौरान जैसा कि मैंने आपको बताया, नोडल अधिकारी ने जिला चिकित्सालय में मौजूद ऑक्सीजन कंसंट्रेटर और इसके साथ ही ऑक्सीजन प्लांट का भी उन्होंने निरीक्षण किया। व्यवस्था पूरी अच्छी है, ऐसी कोई कमी हमें नहीं लगी। ये मिली इंस्पेक्शन के दौरान कि हमें इनको बताना पड़ता है कि भाई ये व्यवस्था और आप अपडेट करिए। ऐसा कुछ नहीं है, व्यवस्था पूरी अच्छी है। ऑक्सीजन प्लांट में चेकअप किया हूँ, ऑक्सीजन प्लांट पूरा अच्छी तरह से रन कर रहा है। 900 का है, 960 का ऑक्सीजन प्लांट है और 36 बेड जो है कोविड के पेशेंट के लिए यहाँ पर रखे गए हैं। 6 वेंटी आपके फंक्शनल पूरी तरह से और 10 वेंटी आपके स्टैंड बाय में रखे गए हैं। खबरों में आगे बढ़ते हैं। अगली खबर उत्तरकाशी से है, जहां आगामी चारधाम यात्रा व्यवस्था की सुविधाओं को लेकर के जिलाधिकारी अभिषेक रोहेला की अध्यक्षता में सभागार पर बैठक हुई। जिलाधिकारी ने यमुनोत्री धाम में चालू निर्माण कार्यों की समीक्षा करते हुए कहा कि यमुनोत्री मार्ग में सुधारीकरण के साथ ही समस्त निर्माण कार्यों को यात्रा से पहले युद्ध स्तर पर पूरा कर लिया जाएगा। और इसके साथ ही आपको बता दें कि जानकी चट्टी में यमुनोत्री धाम तक पैदल मार्ग को सुगम व सुरक्षित बनाने के लिए भी निर्देश दे दिए गए। जिलाधिकारी ने चारधाम यात्रा के दौरान पैदल मार्गों की सफाई व्यवस्था को दुरुस्त रखने के साथ ही सफाई, शौचालय की स्वच्छता समेत अन्य कार्य बनाने के निर्देश दिए हैं। और पैदल मार्ग पर घोड़े खच्चर की लीद से निस्तारण के लिए पर्याप्त मात्रा में पिट बनाने हैं। और इसके साथ ही पैदल मार्ग पर जहां जहां आपको बता दें कि चट्टान पर यात्रियों के सिर लगने का भय है, उसे समय रहते ठीक करने को कहा गया है। इसके साथ ही यात्रा मार्ग पर शौचालय, पीने के पानी की व्यवस्था, खच्चरों के लिए गर्म पानी पीने के सहित प्रदान करने की जाने वाली अन्य सुविधाओं को भी दुरुस्त करने के निर्देश दे दिए गए हैं। मौके पर पुलिस अधीक्षक अर्पण यदुवंशी, गंगोत्री मंदिर समिति के सचिव सुरेश सेमवाल, होटल एसोसिएशन अध्यक्ष शैलेंद्र और साथ ही अन्य अधिकारीगण वहां पर मौजूद रहे। अगली खबर मसूरी से है, जहां आपको बता दें कि पारंपरिक पकवानों को बढ़ावा देने के लिए 4 दिवसीय फूड फेस्टिवल का आगाज हो चुका है। इस 4 दिवसीय फेस्टिवल पर आने वाले पर्यटक पहाड़ी पकवानों का आनंद ले रहे हैं। और वहीं आपको बता दें कि विंटर लाइन कार्निवाल के तहत कराए जा रहे इस फूड फेस्टिवल का शुभारंभ भाजपा मंडल अध्यक्ष मोहन पेटवाल और साथ ही एसडीएम शैलेंद्र सिंह नेगी द्वारा रिबन काट करके किया गया। दरअसल उत्तराखंड पर्यटन विकास परिषद की ओर से पहाड़ों की रानी मसूरी में 27 से 30 दिसंबर तक फूड फेस्टिवल का आयोजन किया जा रहा है। और माल रोड पर आयोजित हो रहे फेस्टिवल में पर्यटक उत्तराखंड के पहाड़ी पकवान का लुत्फ भी उठा रहे हैं। और फेस्टिवल में उत्तराखंडी लोक नृत्य, लाइव बैंड और साथ ही सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन करने के साथ ही बच्चों के लिए विभिन्न खेल गतिविधियों का आयोजन भी किया जा रहा है। फेस्टिवल में आयोजित होने वाले सांस्कृतिक कार्यक्रम में स्थानीय कलाकार प्रदेश की संस्कृति और कला से रूबरू करा रहे हैं। इसके साथ ही विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिता की भी आयोजित हो रही है और साथ ही विजेताओं को पुरस्कार देकर सम्मानित भी किया जा रहा है। इस दौरान विभिन्न व्यंजनों और मिठाइयों को स्वाद चखने के लिए लोगों का तांता लगा हुआ है। जो हमारा मसूरी विंटर कार्निवाल हो रहा है उसका दूसरा दिन है और आज जो है फूड फेस्टिवल का उद्घाटन भी हो गया है। इसमें जो पहाड़ के जितने भी व्यंजन हैं उनको सबको जो है परोसा जा रहा है। वहाँ के जो लोग पहनावा हैं, आभूषण हैं, उनमें महिलाएं सज धज के आई हैं। उनके स्वयं सहायता समूह और अन्य जो समूह बनाए हैं उन्होंने, उन सबको यहाँ आमंत्रित किया गया है। उनके बीच कंपटीशन रखा गया है। बाहर से भी शेफ बुलाए गए हैं जो निर्णायक की भूमिका में रहेंगे। और इस तरीके से ये उत्तराखंड के लोक व्यंजनों के प्रमोशन के लिए उनको जन जन तक पहुँचाने का एक प्रयास है। इससे एक दूसरा संदेश ये भी इस कार्यक्रम का है कि जितने भी हमारे पहाड़ी प्रोडक्ट हैं, उत्पाद हैं, जो हमारे काश्तकार उगा रहे हैं, उन सबको जो है यहाँ पर इस फूड फेस्टिवल के माध्यम से मार्केट मिल रहा है और स्वाभाविक रूप से उनका जो है जो उत्पाद हैं वो बिक रहे हैं और उससे खेती किसानी को बढ़ावा मिल रहा है।
मसूरी विंटर लाइन कार्निवल अपने 10वें साल में इस बार, और इसका एक अहम हिस्सा होता है जो हमारा उत्तराखंड फूड फेस्टिवल होता है, उसका भी उद्घाटन हुआ है और लगभग 20 स्टॉल लगे हुए हैं इसमें, जिसमें पहाड़ी व्यंजन परोसा जा रहा है। और उम्मीद है कि इसका एक जो हमारा विंटर लाइन कार्निवल है उसका मुख्य आकर्षण, इसका प्रमोशन निरंतर पिछले 7-8-10 साल से बहुत काफ़ी मेहनत करी गई है इसमें, जिसमें वेरियस गवर्नमेंट एजेंसी साथ में लोकल एसोसिएशन भी साथ में जुड़ के, और अब जुबान पे आ चुका है। हमारी चेष्टा ये थी पिछले 7-8-9 साल से कि हम कैसे अपना जो लोकल खान पान है उसको हम लोगों की जुबान पे। खबरों में आगे बढ़ेंगे। अगली खबर हल्द्वानी से है, जहां हाईकोर्ट के आदेश के बाद रेलवे अतिक्रमण मामले में अब जोर पकड़ लिया है। जिला प्रशासन और रेलवे प्रशासन अतिक्रमण हटाने के लिए कार्रवाई शुरू करने जा रहा है, तो दूसरी तरफ पीड़ित लोगों ने भूलपुरा क्षेत्र में सत्याग्रह शुरू कर दिया है। हजारों की तादाद में लोग धरना प्रदर्शन कर अतिक्रमण नहीं हटाए जाने की मांग कर रहे हैं। ऐसे में प्रशासन अपनी पूरी तैयारियों के साथ मौके पर मौजूद है। वहीं पीड़ितों के साथ विधायक सुमित हिदगेश के साथ अन्य नेता भी वहां पर शामिल रहे। दरअसल लोगों का कहना है कि अगर हमारे घर उजाड़ दिए जाते हैं तो हम कहां जाएंगे। उनका कहना है कि पिछले कई सालों से हजारों की संख्या में परिवार बसा हुआ है। स्कूल में पढ़ रहे हमारे बच्चों का भविष्य भी खतरे में आ जाएगा। लोगों का कहना है कि उजड़ने वाले लोगों में बच्चे, महिलाएं और बुजुर्ग भी काफी बड़ी संख्या में हैं। गौरतलब है कि हाईकोर्ट के आदेश के बाद रेलवे के 78 एकड़ जमीन पर अतिक्रमण कर बनाए गए लगभग 4000 भवनों को ध्वस्त करने के आदेश दिए गए हैं। इसके साथ ही प्रशासन व पुलिस से सहयोग करने के लिए कहा गया है। कालागढ़ टाइगर रिजर्व में इस बार न्यू ईयर सेलिब्रेट करने के लिए बड़ी संख्या में दूसरे प्रदेशों के पर्यटक उत्तराखंड पहुंच रहे हैं। टाइगर रिजर्व में नए साल के लिए इसके सभी गेस्ट हाउस एडवांस में बुक हो गए हैं। आपको बता दें कि कालागढ़ टाइगर रिजर्व के एसडीओ हरीश नेगी ने जानकारी देते हुए बताया कि पर्यटकों को घुमाने के लिए उनके डिवीजन में 12 जिप्सियां हैं, जो हर वक्त कालागढ़ टाइगर रिजर्व के स्वागती केंद्र में मौजूद रहेंगी। तो उत्तराखंड के पौड़ी से आपको बता रहे हैं, जहां पर कालागढ़ टाइगर रिजर्व में इस बार बताया जा रहा है कि न्यू ईयर सेलिब्रेट करने के लिए भारी तादाद में पर्यटक वहां पर पहुंच रहे हैं। उनका जमावड़ा देखने को मिल रहा है। दूसरे प्रदेशों से कई पर्यटक वहां पर पहुंच रहे हैं। और आपको बता दें कि टाइगर रिजर्व में नए साल के लिए सभी गेस्ट हाउस की बुकिंग पहले से ही हो चुकी है, यानी कि एडवांस बुकिंग हो गई है। और आपको बता दें कि ये भी जानकारी मिली है कि पर्यटकों को घुमाने के लिए उनके डिवीजन में 12 जिप्सियां हैं, जो हर वक्त कालागढ़ टाइगर रिजर्व के स्वागती केंद्रों में खड़ी रहती हैं, यानी कि किसी भी तरीके की पर्यटकों को कोई दिक्कत ना हो, इसका भी पूरा ध्यान रखा जा रहा है। देखिए तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। जिप्सियां स्वागती केंद्र पर तैनात हैं और वहां पर पर्यटकों को किसी भी तरीके की कोई असुविधा ना हो, इसका पूरा ध्यान वहां पर रखा जा रहा है। हमारे यहाँ इस समय जो है कालागढ़ टाइगर रिजर्व में 12 जिप्सियाँ रजिस्टर्ड हैं। तो इस समय तो पीक पर सीजन चल रहा है और लगभग गाड़ियाँ भी फुल चल रही हैं और अगले हफ्ते तक की हमारे यहाँ बुकिंग पूरी है। तो गेस्ट हाउसेस के लिए क्या कुछ? गेस्ट हाउसेस भी हमारी पूरी, हम लोग जैसे शुरू में ही तैयारी करके रखते हैं सीजन को देखते हुए, तो इस समय तो बुकिंग लगभग फुल चल रही है। कम पैसे में किस तरीके से हम बिना व्यवधान डाले उसके क्षेत्र में और मैन पावर का कम से कम इस्तेमाल हो, तो किस तरीके से किया जाता, तो उनके निर्देशानुसार हमने एक वाईफाई कैमरा यहाँ पर इंस्टॉल किया हुआ है, जिसमें जियो का सिम लगाकर अथवा जो भी यहाँ पर नेटवर्क आते हैं उनका सिम लगाकर इसकी कनेक्टिविटी अपने मोबाइल ऐप पे लेते हैं, जिससे हम दिन रात इस रूट पर जहाँ पर इसकी चहलकदमी ज़्यादा देखी जा रही है उसे अपने कैमरे ऐप के माध्यम से देख सकते हैं। और कभी भी इस टाइप की एक्टिविटी होने पर हम अपनी रेस्क्यू टीम को अलर्ट करके इस क्षेत्र में भेज सकते हैं। उत्तराखंड में आगामी 29 दिसंबर से खेल महाकुंभ का आयोजन किया जाएगा। देहरादून के रायपुर स्थित महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज में आयोजित होने वाले इस प्रतियोगिता में 8000 खिलाड़ी हिस्सा लेंगे।
राज्य स्तर पर होने जा रहे इस आयोजन में 13 जनपदों की 13 टीमें भाग लेंगी, जिसमें 14 खेल होंगे। राज्य स्तर पर यह आयोजन जिले की टीमें के मध्य होंगे और इन सभी खिलाड़ियों का चयन न्याय पंचायत, ब्लॉक स्तर और जिला स्तर के बाद राज्य स्तर के लिए हुआ है। राज्य स्तरीय खेल महाकुंभ का उद्घाटन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी करेंगे और इस महाकुंभ में दिव्यांगजनों की एथलेटिक प्रतियोगिता भी होगी। वहीं खेल मंत्री रेखा आर्या ने कहा कि कोरोना के बाद संकल्प लेकर बीते 1 अक्टूबर से खेल महाकुंभ की न्याय पंचायत स्तर की शुरुआत की गई, जिसमें 8 साल से अधिक उम्र के बच्चे खेल महाकुंभ में शामिल हुए। इसके बाद जिला स्तर की प्रतियोगिताएं सभी जनपदों में हुई, जो अब पूर्ण हो चुकी है। खेल महाकुंभ का आयोजन उत्तराखंड की 662 न्याय पंचायत में हुआ और अब राज्य स्तर पर खेल का आयोजन किया जाएगा। इस महाकुंभ में लगभग 3,75,000 प्रतिभावान खिलाड़ियों ने अभी तक प्रतिभाग किया है और अब राज्य स्तर पर होने वाले इस प्रतियोगिता में 8,000 खिलाड़ी प्रतिभाग करेंगे। आपको बता दें कि खेल मंत्री रेखा आर्या ने कहा कि हमारा उद्देश्य है कि हम आने वाले 38वें राष्ट्रीय खेलों के साथ ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर के लिए भी अपने खिलाड़ियों को तैयार करें। राज्य स्तरीय खेल महाकुंभ का आयोजन 29 दिसंबर से हम लोग प्रारंभ करने जा रहे हैं, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से यह शुभारंभ किया जाएगा। और इसमें लगभग 8,000 बच्चे हमारे जो न्याय पंचायत से लेकर ब्लॉक से लेकर जिले स्तर को पार करते हुए आज राज्य के स्तर पर पहुंचे हैं, वो बच्चे इसमें प्रतिभाग करेंगे। और निश्चित रूप से यह संख्या जो मैं कहूँगी कि 2021 में 2,25,000 बालक बालिकाओं ने जो है पूरे न्याय पंचायत से लेकर राज्य के स्तर पर जो है टोटल संख्या खिलाड़ियों की उस समय इतनी थी 2,25,000, जो कि बहुत गर्व के साथ कहा जा सकता है कि लगातार सरकारों के प्रयासों से, धामी जी के प्रयासों से यह संभव हो पाया कि आज वो संख्या जो है, जो हमारे खिलाड़ियों की संख्या है, वो 3,73,000 जो है वो हो चुकी है। और राज्य के स्तर पे जो है 8,000 के करीब हमारे खिलाड़ी जो है उसमें प्रतिभाग करने जा रहे हैं। इसमें कई सारे पारंपरिक खेल भी होंगे, खेल मलखम्ब भी होगा और जो हमारे पौराणिक खेल है मुर्गा झपट, वह भी जो है प्रदर्शन प्रतियोगिता के रूप में हम लोगों को देखने का अवसर मिलेगा। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। जय हिंद। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज।